Chapter 3 Theory Base of Accounting, Accounting Standards, and Indian Accounting Standards. Accounting Principles, Meaning and Nature. Accounting principles are the rules which are adopted by the accountants across the globe, and these are the generally accepted rules and regulations. Accounting concepts, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिनके बेस पर अकाउंटिंग ऑपरेट करती है. अकाउंटिंग कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स हैं विच आर यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये मैन मेड हैं और कह सकते हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल सजेशंस हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, जैसे जैसे नीड और टाइम के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, बहुत सी पॉपुलेशन इसको मानती है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन. इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया हैं. पहला, रेलेवेंस, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है जो यूजर्स के लिए यूजफुल है. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव, इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरा कोई सोच रहा है, उसको अच्छा लग रहा है. थर्ड इज फीजेबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं विदाउट इंकरिंग एनी अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों है हमें? वो इसलिए है कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं इफ इनको अच्छी तरह से यूज किया जाए. फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एंड कंसेप्ट्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहला है गोइंग कंसर्न. ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बिजनेस एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा और बिजनेस को बंद करने की जो ओनर की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक बार सिलेक्ट कर ली जाएंगी उनको हर साल उन्हीं को फॉलो किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक साल में एक पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर उसको चेंज करके कुछ और कर दिया गया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट बाय लॉ. थर्ड इज अक्रूवल, एक ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो अक्रू होगी या ड्यू होगी, तब नहीं जब उसकी पेमेंट या सेटलमेंट होगी. जैसे अगर मई महीने का रेंट 31 मई तक देना है तो 31 मई तक उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा क्योंकि वो ड्यू है, चाहे उसकी पेमेंट फिर जून में हो, जुलाई में हो या बाद में कभी हो. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी. बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं. ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है मगर बिजनेस की ऑल टुगेदर एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसीलिए हम उसको अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं. मनी मेजरमेंट, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म्स में या मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कुछ सेल की, कुछ परचेज की. और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया मगर हमें उसके एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ी है, तो उस एक्स्ट्रा काम के, अच्छा काम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी. थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड. अब बिजनेस सालों चलते हैं मगर हमें बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड में डिफाइन करना पड़ता है जो कि जनरली 1 साल का पीरियड होता है. तो हम कहते हैं कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो 1 साल के लिए बना रहे हैं. जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है तो हम बोलते हैं अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक, 1 साल का पीरियड. अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर. जो भी रेलेवेंट और मटीरियल इंफॉर्मेशन है जिससे डिसीजन मेकिंग में या ट्रांसपेरेंसी में कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है उसको हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना है. इससे जो यूजर्स हैं उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है. नेक्स्ट इज मटीरियलिटी कंसेप्ट. जो भी मटीरियल इंफॉर्मेशन है, मटीरियल यानी सब्सटैंशियल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए. अब इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. मान लीजिए जैसे आजकल नॉर्थ इंडिया में जंगलों में आग लग रही है और कोई यूनिट है जो ऐसे जंगल के पास है और आग की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और 1 महीने के लिए यूनिट को बंद करना पड़ा, तो उसकी वजह से 1 महीने के लिए प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. ये एक मटीरियल इंफॉर्मेशन है जिसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है. अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. इसका मतलब है कि हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं. हम जितने भी
खर्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितने भी लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी हम अकाउंटिंग करते हैं। मगर अगर कोई गेन है या कोई इनकम है जो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। जब भी हम कोई एसेट बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो वो कॉस्ट या हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है और वही कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। मगर जो फेयर वैल्यू है आज की डेट में जिस पे वो हमें अवेलेबल है, वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। जो रेवेन्यू हमने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अर्न किया है, उस रेवेन्यू को हमें मैच करना होता है उस सभी कॉस्ट से जो उस रेवेन्यू को अर्न करने में इंकर की गई है। तो अगर मैंने कुछ सेल की है और उस सेल को करने के लिए मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें कोई लेबर लगाई, उसमें कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए, वो सारे मैं उससे मैच करूंगा। डुअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और हर ट्रांजैक्शन डुअल एस्पेक्ट मोड में रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब एक ट्रांजैक्शन एंटर होती है। तो अगर एक पार्टी के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया है कुछ सेल करने का, तो उस पॉइंट पर मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। लास्ट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव। जो भी मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा उसकी कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने कोई परचेज की है, मशीन परचेज की है, तो मशीनरी का एक बिल होगा। मशीनरी अगर मेरी बड़ी मशीन है तो वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू आई होगी, तो उसका एक रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स की रिसीट होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूज की जाती हैं। इंडिया में ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर क्या है? ये गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो कर कर आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पर आप एक यूनिफॉर्म अप्रोच से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट और चेंज इन द लॉ ऑफ द कंट्री, वो रिवाइज होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी होते हैं, इनको फॉलो करना एक रिक्वायरमेंट होती है एज पर लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक यूजर को कुछ एक्सटेंट तक फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई मेथड हैं, तो आप कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला है टू मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर हर कोई अपने अपने तरीके से अकाउंट बनाएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, तो इसलिए ये उस एम्बिग्विटी को मिनिमाइज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट गाइडलाइंस को फॉलो करके बनेंगी तो वो कंसिस्टेंट होंगी और यूजर्स उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स। एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो उससे यूजर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम रिव्यू कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं और वो एक प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाई हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर कर बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर्स को हेल्प करती हैं ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस क्या हैं? पहला कि ये मैन मेड हैं, तो इसमें चांसेस ऑफ एरर्स या एम्बिग्विटी के चांसेस रहते हैं। अब क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट या लॉ पर बेस्ड होते हैं, तो कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं उसमें, जिसकी वजह से उनको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ये सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISAB ने इशू किया है। IFRS रूल बेस्ड होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND AS। अब आजकल ग्लोबल ट्रेड बहुत बढ़ गया है, हम कई डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं।
अब IFRS जो है वो इंटरनेशनली यूज होते हैं। अब इंडिया के पास दो ऑप्शंस थी, या तो वो IFRS को अडॉप्ट कर लें या जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको IFRS के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें। तो इंडिया ने सेकंड ऑप्शन चुना और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं इन सभी कंपनीज पे जो किसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, और किसी भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑफ एनी ऑफ दीज टू कंपनीज। बाकी सभी कंपनीज जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती वो वॉलंटरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो या अडॉप्ट कर सकती है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ये रूल बेस्ड है, ये फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इन सभी को डिटेल्स में हम कवर करेंगे आने वाले चैप्टर्स में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स।